Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो हम लोग व्यूअर्स क्या कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग क्या क्या कवर कर चुके थे। हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। फिर हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है 3D सीरीज की। आज हम कुछ बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा आज का टारगेट क्या रहने वाला है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइम बचेगा तो और टॉपिक्स भी कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट हो जाओ। किस बात के लिए एक बार रिवाइज करा दूं, क्या करा था लास्ट क्लास में, आओ जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल में जाता है। और ये कहां से कहां तक है, ये ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है, जिसमें कि फोर्थ पीरियड वाले को हम 3D सीरीज बोलते हैं या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। फिफ्थ पीरियड वाले को हम 4D सीरीज या फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। साथ में सिक्स पीरियड वाले को हम 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। सेवेंथ पीरियड जो है वो 6D सीरीज वाला है और वो स्टिल अभी इनकम्प्लीट है, तो उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर हमने देखा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, जहां पे कि एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो कहां पे हो, 4f और 5f ऑर्बिटल्स में प्रोग्रेसिवली, मींस एक एक करके 4f में ही जाएं या इलेक्ट्रॉन्स या 5f में जाएं। तो ग्रुप 3 और पीरियड 6 वाले जो थे उनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते थे, 4f सीरीज भी बोल सकते हो। और ग्रुप 3 और पीरियड 7 वाले जो है उनको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, 5f सीरीज भी बोल सकते हो। इन लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन के भी बीच में लाई करते हैं ये। फिर हमने देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दो बात बताई थी। एक नाम इसलिए पढ़ा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर से नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे किया गया है, वो एलिमेंट जिनके लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, मतलब डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ना उनकी ग्राउंड स्टेट में, ना कभी उनकी एक्साइटेड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखी थी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक की। तो मैंने कहा था जो पहला नंबर है उसको 4s ऑर्बिटल में भेज देना, जो दूसरा नंबर है उसको 3D में भेज देना। बट क्रोमियम और कॉपर में क्या था, एबनॉर्मलिटी थी। क्रोमियम हाफ फील्ड की वजह से 4s1 3d5 दिखा रहा था, कॉपर फुल फील्ड की वजह से 4s1 3d10 दिखा रहा था। तो आज हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपके सामने, आयनिक नहीं सॉरी एटॉमिक रेडियाई। अब रेडियाई के बारे में तो आप सब जानते हो कि सर एटम का जो रेडियस है, क्योंकि सारे एटॉमिक मॉडल्स ने एटम को स्फेरिकल माना है ना, तो अब उसकी हमें रेडियस बतानी पड़ेगी। मींस रेडियस को कहीं ना कहीं हम एटम के साइज से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो कैसे वेरी होगा अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, हम दोनों देखेंगे। तो पहले अलोंग द पीरियड देखते हैं। देखो आ जाओ यहाँ पे, पहले हमें क्या देखना है, पहले हमें वेरिएशन देखना है, कहाँ पे, हमें वेरिएशन देखना है अलोंग द पीरियड। आ जाओ, तो एटॉमिक रेडियाई का हम वेरिएशन कहाँ पे देख रहे हैं, हम पहले वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन कहाँ पे, अलोंग अलोंग द पीरियड। ऊपर को ये जो है ना लाइट, ऊपर को लाइट पड़ जाती है तो दिखता नहीं है। चल, मतलब जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी होगी। तो जरा जल्दी से एक बार मुझे बता दो क्या होंगी कन्फिगुरेशंस। देखो स्कैंडियम नीचे कहां से आ जाता है, देखो क्या क्या होंगे आपके सामने एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, थोड़ा छोटे लिख रहा हूं ताकि इसी स्लाइड में आ जाएं सब, आयरन, ठीक है। यही तो थे साइंस टीचर वीना कुमारी, मांगे फरारी कोई नहीं, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। आपको याद है इनके एटॉमिक नंबर, इसका 21 होता था, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s2 3d1।
आर्गन तो पहले रहेगा ही रहेगा। इसकी क्या हो जाएगी फिर 4s2 3d2। आर्गन को मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगी 4s3 3d3। यहाँ पे हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो 4s1 3d5 हो जाएगा। यहाँ पे 4s2 3d6 3d5 हो जाएगा, 25 रहता है ना। एटॉमिक नंबर भी लिख दूं क्या, 21 22 23 24 25 26, क्या कर रहे हो सर इंग्लिश हिंदी, 28 29 और 30। ये मैंने क्या लिखे हैं, एटॉमिक नंबर लिखे हैं। और ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। इससे आपको हेल्प हो जाएगी। देखो 4s2 3d6, 4s2 फिर क्या आ जाएगा 3d7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s2 3d8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s2 3d9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s2 3d10। बट ये क्या होता था, स्टेबल फुलफिल्ड, तो यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो 4s1 3d10। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको दिख रही है ध्यान से, ठीक है। छोटा लिखा है थोड़ा ताकि एक ही स्लाइड में मैं कवर कर दूं। अब देखो इधर देखना, इसके बेसिस पे सर आप कैसे बताओगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। देखो मैं बताऊंगा ना, मैं किस लिए खड़ा हूं यहाँ पे। देखो जैसे जैसे आप मैंगनीज तक आ रहे हो, है ना, मैंगनीज तक आते आते क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा होगा तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ कौन बढ़ेगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से निकलने वाला चार्ज निकल बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव मींस जो कट पीट के बाहर वाली ऑर्बिटल तक चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा सर, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा है और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में अच्छा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, दो चीजें पास आती हैं, रिपल्शन होता है तो दूर जाती हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मैंगनीज तक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है और साइज कम हो जा रहा है। तो मैंगनीज तक तो साइज कम होगा, फिर बाद में क्या होगा सर, बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाद में भी भरे जाएंगे, है ना, आयरन कोबाल्ट निकेल तक। तो फिर वही वाली बात है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा। लेकिन इसको एक और फैक्टर है जो नलीफाई कर देगा, वो क्या है, वो ये है कि अब डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हो चुकी है, अब दोबारा इलेक्ट्रॉन फिल होने आएंगे। तो जब पहले से कहीं पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल, बिकॉज अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन की वजह से मैंने क्या हुआ, दो चीजें दूर जाती हैं, यानी कि अब आपका प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस शेल, वो क्या होंगे, फादर अपार्ट मूव करेंगे। एक फैक्टर साइज को डिक्रीज करवा रहा है, एक फैक्टर साइज को इंक्रीज करवा रहा है, दोनों कैंसिलाइज हो जाएंगे और साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप निकल के बाद कॉपर और जिंक पे आएंगे तो फिर कौन डोमिनेट करने लगेगा, फिर डी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा और न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, लेस डोमिनेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों में साइज बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि मैंगनीज तक, है ना, मैंगनीज तक क्या हो रहा है, मैंगनीज तक एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं फिर दिखवा भी दूंगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस से निकलने वाला चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, Z इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी एक्ट करना। तो इस वजह से क्या होगा, साइज जो होगा आपके सामने वो डिक्रीज होगा। तो समझ में आया, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक साइज डिक्रीज क्यों होता है, बताओ, आ गया होगा आई होप, है ना। अब आगे बात करते हैं, सर यहाँ तो ये हो गया, तो यहाँ बताओ, यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है। देखो अभी तक क्या थे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, सिंगली फील्ड थे ना, ऐसे ऐसे थे, 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब छठा इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आना चाह रहा है, हालांकि रिपल्शन पहले भी होता,
एक इलेक्ट्रॉन होता दूसरा आता तो एक ने रिपेल करता, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस लेस डोमिनेंट होती एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। बट जैसे ही अब और इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 बैठे हुए हैं भाई, अब तो कहीं जगह खाली है ही नहीं, कहीं बच के जा ही नहीं सकते, तो जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आएगा ये 5 उसे रिपेल करने लगेंगे। बट क्या ये फैक्टर लगना खत्म हो जाएगा? नहीं सर, ये भी तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपके सामने न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, ठीक, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या होगा, साइज सर कम हो जाएगा। बट एक और चीज जो यहाँ पे बढ़ रही है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सर साइज बढ़ेगा और दोनों फैक्टर एक दूसरे को नॉर्मलाइज करा देंगे, तो साइज क्या होता है, साइज विल रिमेन कांस्टेंट। जो साइज है वो कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जब आप नीचे आओगे, है ना, मतलब कॉपर और जिंक में, तब क्या होगा, तब देखो, तब ये होगा कि अब ये वाला फैक्टर डोमिनेट करने लगेगा न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करेगा, और ये जो डोमिनेट करेगा तो फिर क्या होगा, फिर साइज को इंक्रीज होना ही पड़ेगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, स्कैंडियम से मैंगनीज आने तक सर साइज डिक्रीज होता है, फिर मैंगनीज से आयरन कोबाल्ट निकल तक साइज कांस्टेंट रहता है, देन कॉपर और जिंक पे बढ़ जाता है। तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर मैं आयनिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर प्लॉट करूंगा तो पहले डिप होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। ये समझ में आई बात, इसको नोट कर लो, ये शॉर्ट में लिखवाया है, अभी इसको मैं प्रॉपर लिख के भी बता दूंगा, ठीक है। चलो बताते हैं फिर, है ना, लिख लो इसको, इधर आ जा रहा हूँ, इधर से लिखना शुरू करा था, ठीक है। चलो ये मतलब शॉर्ट में है, कभी एकदम से रिवाइज करना है तो इसमें से देख के कर दोगे। अगर लेकिन तुम्हें फिर अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है ना, क्या एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन, तो मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, देखो आ जाओ, रब कर दूं इसको, लो आओ। अब हमें क्या बताना है, वेरिएशन जो हुआ है अलोंग द पीरियड, सर उसको जरा एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। लो भाई अच्छे से कर देंगे। अब हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन कहाँ पे, अलोंग द पीरियड। तो सर अभी क्या किया था, अभी भी वही किया था, बस उसको एक बार जरा तरीके से मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या बात करी थी, मैंने बात करी थी, ये एक्स्ट्रा कहाँ से हो जाता है, ये मैंने आपके सामने बात करी थी क्या, देखो मैंने बोला था फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, यहाँ पे क्या हो रहा था, स्कैंडियम से मैंगनीज जाने तक, है ना, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के साथ क्या हो रहा था, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, है ना, जो बाहर तक पहुंच रहा है, उसको हम जेड इफेक्टिव से ऐसे लिखते हैं, या इसको मैं बोल दूं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जो आपके सामने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जेड इफेक्टिव, है ना, जेड इफ वॉज इंक्रीजिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीशियम विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर आएगा यहाँ, ठीक है, नंबर कर लेना, जेड इफेक्टिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉश कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने वॉश इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, अगर न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज कम हो जाएगा, वॉज इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू विच साइज वॉज डिक्रीजिंग। तो साइज क्या हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था। आई बात समझ में, आ गई सर। अब क्या करेंगे, देखो ये तो था स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक, लेकिन जब हम आगे बढ़े कहां से, फ्रॉम आयरन आता है ना, आयरन कोबाल्ट निकल, फ्रॉम आयरन कोबाल्ट निकल, यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव तो बड़ा ही बड़ा, इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वॉज इंक्रीजिंग, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, साथ में क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वॉज इंक्रीजिंग बट ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होता, इसकी वजह से साइज जो होता वो डिक्रीज होता, बट लेकिन साथ में क्या हुआ, बट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन डी ऑर्बिटल ऑल्सो स्टार्टेड, है ना। डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी स्टार्ट हो गया, ड्यू टू विच, और इसकी वजह से क्या होना था, इसकी वजह से साइज को बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, एज अ रिजल्ट बोथ, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज अपोजिट फैक्टर्स, इन दोनों अपोजिट फैक्टर्स की वजह से हुआ क्या, साइज जो रहा वो कांस्टेंट रहा, साइज रिमेन कैसा, साइज रिमेन कांस्टेंट। तो क्या हुआ, ज्यादा चेंजेस नहीं आए साइज में। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया, साइज कम हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बड़ा ही बड़ा, बट अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी काउंट होने लगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अब तो जगह ही नहीं बची, सारे के सारे रिपेल करेंगे, उसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए, बट दोनों फोर्सेस बैलेंस हुए और साइज कांस्टेंट रहा। तीसरी बात ये है कि जब आप निकल से आगे आए, है ना, फ्रॉम कॉपर और जिंक, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्टेड डोमिनेटिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, उसने Z इफेक्टिव को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो गया। यही तो मैंने आपको बताया था, उसको मैंने आपको लिखवा दिया, चलो नोट कर लो जल्दी से। पीरियड में समझ में आ गया, वो लिखा मैंने ऐसे था, बट पीरियड में चल रहे हैं, तो पीरियड में स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज डिक्रीज, फिर आयरन से आपके निकेल तक साइज कांस्टेंट, देन कॉपर और जिंक में साइज का इंक्रीज, अभी ग्राफ से भी बता दूंगा। तो अराउंड द पीरियड वेरिएशन समझ में आ गया, बताओ, आ ही जाना चाहिए, सारा लिखवा भी दिया है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। चलो रब करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, पॉज करके नोट कर लो। अब हम कहाँ पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वेरिएशन कहाँ पे, अलोंग द ग्रुप, है ना, वेरिएशन, इसकी वेरिएशन हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसकी वेरिएशन सर हम चेक कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, वेरिएशन डाउन द ग्रुप। पहले कहाँ चेक करी थी, पहले हमने चेक करी थी अलोंग द पीरियड, हम कहाँ चेक करेंगे, डाउन द ग्रुप। एक्स्ट्रा लाइन कौन बना दे रहा है, कोई और है क्या यहाँ पे, नहीं है सर, आप ही हो, है ना। चलो, वेरिएशन डाउन द ग्रुप जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिक्कत है, होता क्या है, जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करते हो एक एक शेल इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से आपको पता चल साइज तो इंक्रीज होना चाहिए, तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए था, देखो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो क्या होना चाहिए, जो आपके सामने एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो क्या होना चाहिए था, जैसे सबसे ऊपर 3D होती है, 4D 5D, तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए था, सबसे बड़ा सर 5D सीरीज का होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं। एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। देखो ऐसा कब हो सकता है, जब क्या हो, जब आपका जो शेल नंबर है वो इंक्रीज हो, आपने ये फैक्टर तो काउंट कर लिया, लेकिन सर जब आप 3D ऑर्बिटल से कहाँ आते हो, 4D में, तो आपको पता है कि 3f तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। देखो ऑर्बिटल के एग्जिस्ट करने के लिए n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, और f के लिए l की वैल्यू 2 होती है, ऑर्बिटल होती है ना sp-df, इनके लिए l की वैल्यू डिफाइन होती है अलग अलग, 0 1 2 3, और n वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो किसी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हर हालत में एजीमुथल क्वांटम नंबर से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो है क्या,
sp-d-f, f के लिए सॉरी 3 होता है सर, लिखा तो आपने, देखो f के लिए क्या होता है, f के लिए भी 3, n की वैल्यू और l की वैल्यू सेम आ गई, n की वैल्यू कहाँ बढ़ी है, मतलब ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि जब आप 3d से 4d आओगे तो बीच में 3f नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 4f की बात करोगे तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, ये ऑर्बिटल क्या कर जाएगा, ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए, जो कि हो रही है यहाँ पे। तो जैसे ही सर आप 5d से 4d से 5d आओगे तो बीच में क्या होगा, बीच में 4f ऑर्बिटल भी होगा, और ये जो f ऑर्बिटल होती है ना, इनका जो चार्ज रोकने की टेंडेंसी होती है, मतलब कर्टन्स लगे और आपके रूम में एसी लगा हुआ है, तो ये वो वाले कर्टन है जो एसी की एयर को बाहर जाने देंगे रूम से, है ना, अपने पास एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे। तो जैसे ही न्यूक्लियस से चार्ज निकलेगा तो सबसे अच्छा चार्ज जो रोकता है वो s ऑर्बिटल रोकता है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, न्यूक्लियस से ज्यादा पास होता है। देन p रोकेगा, फिर d, और सबसे बेकार जो शील्डिंग होगी वो किसकी होगी, f की, मतलब मैक्सिमम चार्ज ये रोकेगा, फिर उससे कम थोड़ा ये, और उससे कम ये, और ये तो बिल्कुल ही कम चार्ज रोकेगा। तो बात समझ में आई आपको? बात यह है कि S और P का स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग ऐसे कि मैं न्यूक्लियस हूं और आप लोग कौन हो, ऑर्बिटल्स। तो यहां से जो चार्ज निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि बीच में कौन लोग हैं जो उसे रोक रहे हैं, है ना। यहाँ से मैं बॉल फेंक रहा हूँ और आपके पास तक पहुंचनी चाहिए वो बॉल, तो अगर बीच में कोई नहीं होगा तो वो बॉल पहुंच जाएगी, लेकिन अगर बीच में कोई खेलने कूदने वाले बच्चे आ गए तो वो उठाएंगे उस बॉल को, थोड़ी देर अपने पास रखेंगे, फिर आगे आपको पास करेंगे। तो वही बच्चे कौन है, एस और पी, चार्ज को रोकते हैं। लेकिन ये डी और एफ जो है छोटे बच्चे हैं, मतलब इनको बॉल कैच करना ही नहीं आता है तो ये बच्चे, लेकिन इन्हें बॉल कैच करना नहीं आता। इन दोनों को बॉल कैच करना अच्छे से आता है। जब मैं बॉल फेंकूंगा और आप उधर हो बीच में, दो कहते हैं बीच का कौवे वाला गेम होता था, मैं बॉल फेंकूंगा तो ये बीच से रोकनी है, तो ये चारों बीच के कौवे ही हैं। तो एस और पी बहुत अच्छे कैचर हैं, तो ये बॉल को रोक लेंगे, आपके पास तक नहीं आने देंगे। बट डी और एफ जो है इतने अच्छे कैचिंग स्किल्स नहीं है इनकी, तो ये कैच करने जाएंगे तो बट बॉल आपके पास तक पहुंच जाएगी। तो सेम होता है जो न्यूक्लियस से चार्ज निकलता है, एफ ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियर चार्ज रोकने की टेंडेंसी है वो बहुत कम है। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कहीं पे, तो उस इलेक्ट्रॉन को अच्छा खासा न्यूक्लियस का चार्ज मिल जाएगा, और जब इसको चार्ज मिलेगा, अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा यहाँ से, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो सेल भले ही बढ़ जाए लेकिन साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, 3D से 4D जाने में तो साइज इंक्रीज होगा, बट 4D से 5D आने में क्या है, ड्यू टू द इंटरवेनिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स, मतलब सर f ऑर्बिटल के बीच में आने की वजह से क्या हुआ, अब साइज डिक्रीज हो गया। इसी ऑर्बिटल के बीच में आने को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो हम एफ ब्लॉक में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ ये समझ लो कि 4D से 5D आने में बीच में 4f ऑर्बिटल्स भी पड़ी, जिन्होंने चार्ज को अच्छे से नहीं रोका, चार्ज बाहर तक पहुंच गया और उसने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर दिया और साइज कम हो गया। आई बात समझ में? बताओ, इसको लिखवा दूं एक बार अच्छे से, चलो लिख लेते हैं इसको। देखो, एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये था आपके सामने, अब हुआ क्या, देखो हुआ ये कि फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज, ना 3D से 4D सीरीज में क्या हुआ, साइज जो हुआ इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, है ना, सेल नंबर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइज भी इंक्रीज हुआ। बट फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज, है ना, जब हम 4D से 5D सीरीज की तरफ चले, ड्यू टू द इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग का मतलब जैसे इंटरवेल होता है बीच में होता है, वैसी इंटरवेनिंग मतलब एफ ऑर्बिटल के बीच में आने की वजह से, ड्यू टू द इंटरवेनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स which were having poor shielding, poor है वो आ रहे हैं ना, poor shielding
इफेक्ट कह लो या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लो, है ना। साइज डज नॉट गेट इंक्रीज, साइज उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। सेल नंबर इंक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है साइज तो इंक्रीज होगा, पर उतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो सेल क्या होगा, वो और पास आ जाएगा। क्योंकि कैसे समझाया था मैंने, देखो ना, अब इस सेल की आने की वजह से साइज इंक्रीज तो होगा, बट ये जो ऑर्बिटल है ये अच्छे से चार्ज को नहीं है, ऐसे समझ लो ये है एफ ऑर्बिटल, ठीक है, ये 4f ऑर्बिटल। तो जाहिर सी बात है कि साइज तो इंक्रीज होगा, लेकिन सॉरी, देखो साइज तो इंक्रीज होगा, बट होगा क्या, इनका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक पहुंच जाएगा, और अब ये ऑर्बिटल कंपैरेटिवली क्या आ जाएगी, और पास आ जाएगी। तो जितना साइज में इंक्रीज होना था नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये भी नहीं कह रहा हूँ डिक्रीज हो जाएगा, है ना, लेकिन अब जनरल देखोगे 3D से 4D के कंपैरिजन में तो डिक्रीज ही हो रहा है ना, ठीक है। ये बात अभी आपके सामने, तो इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, अलग से पढ़ेंगे ही, तो बाद में मैं आपको बता दूंगा। अब देखो एलिमेंट याद है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये थे। फिर कौन थे, यारी, जरा, निभाना, कहाँ तक, मौत तक। फिर कौन थे, ला, हफ्ता, वरना, वरना क्या था, वरना, रेहान, है ना, ये। तो देखो ये कहाँ तक ऑब्जर्व होता है, ये जो इफेक्ट ऑब्जर्व होता है ये होता है आपका बस इन 3 एलिमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ टाइटेनियम और जिरकोनियम में तो जिरकोनियम का साइज बड़ा होगा, बट जिरकोनियम और ऑफनियम में ऑफनियम का बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऑफ एफ ऑर्बिटल बीच में आया और उसने साइज चार्ज को नहीं रोका, चार्ज को नहीं रोका तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भी फिर न्यूक्लियस की तरफ आ गया, तो इंक्रीज ना होने की वजह से उसका भी साइज उतना ही रहा। तो ऑलमोस्ट इनका साइज क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल रहता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्विन एलिमेंट्स, क्योंकि इन दोनों का साइज कैसा है, एक जैसा है। आगे बात समझ रहे हैं, ठीक है, इसको ही मैं ग्राफिकली बता दूंगा, इसको नोट कर लो आप। ये क्या है आपके सामने, 3D सीरीज, ये 4D और 5D। तो 3D से 4D आने में तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और 4D से 5D आने में साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। चलो इसको लिख लो, है ना। अब मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, एक ग्राफ से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, बनाओ सर कैसा बनेगा, देखो ग्राफ में बना रहा हूं आपके सामने, मुझे इसमें लाइन वगैरह भी लेना नहीं आती है, मतलब कभी एक्सप्लोर नहीं की, जैसे होता है ना नई जगह जाओ तो घूमोगे तभी पता लगेगा ना वहां पे क्या क्या चीजें हैं घूमने के लिए। यहाँ पे जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ वो क्या प्लॉट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे जो प्लॉट कर रहा हूँ वो प्लॉट क्या कर रहा हूँ आपके सामने, रेडियस। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, देखो 3D सीरीज का आपको पता है पहले क्या होता है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक कम होता है, देन आयरन, कोबाल्ट, निकेल में कांस्टेंट रहता है, और फिर कॉपर, जिंक में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं हो जाएगा, है ना। फिर आ जाओ आप दूसरे कलर का सर मार्कर दे दो, 3D से 4D जाने में क्या होगी, आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी, पता ही है आपको। लेकिन जब आप 3D से कहाँ जाओगे, मतलब 4D से 5D जाओगे तो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आता, ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो सर ये क्या क्या थे, ये थी आपके सामने कौन, ये थी 3D सीरीज, मतलब थर्ड पीरियड था, है ना। फिर ये क्या था आपके सामने, 4D सीरीज, मतलब फोर्थ पीरियड। तो आप क्या आ रहे हो, नीचे को आ रहे हो ना, 3D सीरीज ये है, फिर 4D सीरीज ये है, देन 5D सीरीज ये है, तो 3D से 4D आना मतलब डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आने में देखो रेडियस बढ़ा, लेकिन जब आप 4D से कहाँ गए, जब आप 4D से 5D सीरीज में गए तो आपने देखा कि उतना ज्यादा साइज का इंक्रीज नहीं, क्यों नहीं हुआ, 4f ऑर्बिटल आई जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई पूछता है कि
4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज आइडेंटिकल क्यों है? तो अगर या तो ऑप्शन है पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स की वजह से तो वो लगा दोगे, वरना लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दोगे, क्योंकि लेंथ एंड वाइड सी तो वो होती है एलिमेंट्स जिसमें 4f ऑर्बिटल कंप्रेस मतलब फिल की जाती है प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, बना लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ये जो फेज दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आयरन कोबाल्ट निकल को। यहाँ तक क्या है, स्कैंडियम से मैग्नीशियम, फिर आयरन कोबाल्ट निकल, फिर क्या है कॉपर से। तो ये पीरियड वाला ट्रेंड भी एक्सप्लेन हो गया और ग्रुप वाला भी हो गया। नेक्स्ट हम आयनिक रेडियाई की बात कर लें, जल्दी से चलो रब कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? नेक्स्ट हमारे सामने है, देखो आयनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट। आयनिक रेडियाई में इतना ज्यादा झोल नहीं है। अगर कोई सेम चार्ज वाले एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं तो अलोंग द पीरियड उनका साइज डिक्रीज होगा, है ना। और अगर अलग अलग साइज वाले चार्ज वाले आ गए, जैसे कि कोई आ गया आपके सामने क्या 2+ वाला, ठीक है, एक आ गया +1 वाला, एक आ गया न्यूट्रल, तो बताओ किसका साइज बड़ा होगा? तो प्लस चार्ज कब आता है किसी भी एलिमेंट पे? जब उसका इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना। पहले सपोज करो कोई भी सोडियम है, सोडियम के पास क्या है? सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 है इसके पास और प्रोटॉन भी 11 है। तो अभी 11 लोग क्या है, 11 लोगों को खींच रहे हैं टग ऑफ वॉर में। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बन जाता है Na+, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 10 और प्रोटॉन कितने रहते हैं 11। तो अब क्या होता है, अब 11 लोगों को केवल 10 लोगों को खींचना है, तो रिलेटिवली बताओ जो खींचने की स्ट्रेंथ होगी वो कहाँ पे ज्यादा होगी? यहाँ पे, है ना। पहले 11 लोग 11 लोगों को पुल कर रहे थे, अब 11 लोग 10 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे से वो होगा ना, फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव जब आयन बनता है पेरेंट एटम से तो उसका साइज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कम। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? ये तो कैटाइन होता है, वो अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, फॉर आयंस ऑफ या फॉर आयंस कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, वो जो आयंस जिनके पास सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उनकी आयनिक रेडियाई फॉर दोज आयंस along the period decreases। along the period वो क्या हो जाएगी डिक्रीज। मान लो सारे 2+ आयंस हैं, स्कैंडियम 2+, है ना, टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे कि 3D सीरीज या, है ना, 3D सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो सारे अगर मैंने +2 वाले लगा दिए, है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो आपको पता है कि सर आगे चलते चलते इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चलने की वजह से प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन सबसे कम, मान के चलो इसके पास 19 हैं, इसके पास 20 हैं, दो सबके ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वहां पे बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे, तो साइज कम हो जाएगा। तो साइज का ऑर्डर आपके सामने ये आ जाएगा, और आगे भी चला सकते हो। ये तो बात हो गई जब सब पे क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होता है, पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब समझो। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीसीज जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहां पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले केस में आपके सामने जो होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आयनिक रेडियाई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहे थे, अब 10 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं उधर, तो अपना दूर भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो, पहले 10 टीचर थे, 10 बच्चों को रोक रहे थे, सबने एक एक पे नजर रखी, अब टीचर 10 ही है, बच्चे 11 हो गए, तो एक बच्चा कोई ऐसा होगा जो टीचर की निगरानी से दूर रहेगा, तो वो क्लास से चुपचाप बाहर निकल सकता है, अलग अलग क्लास।
है, उसी तरीके से। और पॉजिटिव चार्ज में कैसा रहता है, इनवर्सली, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसका कम उसकी आयनिक रेडियाई ज्यादा। आपने देखो ना, जिसका पॉजिटिव चार्ज कम उसकी रेडियाई ज्यादा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। और बाकी कैसे डिपेंड करती है आयनिक रेडियाई, या कोई भी रेडियाई, वो आपको पता ही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज को तो कम होना ही होना है। तो ये बात ध्यान रखो, एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन अच्छे थे, आयनिक में बस अगर सेम चार्ज है सारे आइंस पे तो वही ट्रेंड लगेगा जो अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप लगता है। और बाई चांस कहीं पे ऐसे आइंस आ गए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो देख लेना जिसपे सबसे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा उसका मैक्सिमम रेडियाई होगी, और जिसपे सबसे मिनिमम पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी भी मैक्सिमम होगी। मतलब 3 आयन आ गए ना, जिस 3 कैटाइन आ गए, तीनों मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे, तो देखो जिसमें सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है उसकी रेडियाई सबसे ज्यादा है। यही अगर मैं बात करता 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन आ जाते तो वहां पे रेडियाई का ऑर्डर क्या होता, वहां पे ये होता। किसके केस में बात करी मैंने, ये मैंने बात करी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस, ठीक है। और अगर ये है तो ये हो जाए। आगे बात समझ में, नोट कर लो। चलो, तो रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा है कॉन्सेप्ट वो किसका है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मुझे बताओ होती क्या है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 11 चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, या लिखवा दूं, चलो लिखवा देता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की मैं क्या लिख के बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट, जो सबसे लूजली बाउंड है ना, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि कोई एक गैसियस एटम है जो बिल्कुल सबसे जुदा खफा अलग बैठा है, तो उसका आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, साइज पे बताओ। अगर किसी एलिमेंट का साइज बड़ा है, मतलब उसका वैलेंस शेल जिसमें कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, एक आपके पास एलिमेंट है जिसका साइज कम है, उसका क्या होगा, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से पास होगा, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, जहां से वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास हो, क्योंकि उसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस मिल रही होंगी। ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जहां पे वैलेंस शेल दूर हो, है ना। तो वहां पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी कहां पे ज्यादा पड़ेगी, जहां पे साइज कम होगा, है ना। तो आयोनाइजेशन थ्योरी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी आपको ज्यादा कहां पे लगेगी, जहां पे साइज कम होगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज, ठीक है। एक पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा, अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में बोलूं, तो सर जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है वहां आपने बताया था अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज गुड। अगर अट्रैक्शन अच्छी है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से चलते हुए जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचता है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि अब वो ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है ड्यू टू द इंक्रीज अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ने के साथ ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आपका IE भी बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। एक बात होती है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब कौन सी सबशेल कितना न्यूक्लियस के पास है ना। s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा पास होगी तो सबसे ज्यादा पावर वहां लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, देन उससे कम p में, उससे कम d में और उससे कम f में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन
पावर की, और पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या है, S P D और साथ में F। और लास्ट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, वो है आपके सामने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन चुपचाप या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, तो भाई वो स्टेबल है। अब तुम उन्हें जबरदस्ती छेड़ोगे वहां से निकालने के लिए तो वो तो जाना नहीं चाहते हैं, अब जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो आई क्या होती है, जहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। चलो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझोगे, पहले ट्रेंड देखोगे। ट्रेंड बताओ क्या आएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या आएगा अलोंग द पीरियड, है ना। अलोंग द पीरियड सर पहले साइज कम होता है तो आई बढ़ जाएगी, देन साइज कांस्टेंट रहता है तो आई भी कांस्टेंट रहेगी, फिर साइज इंक्रीज होता है तो आई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी। डाउन द ग्रुप सर 3D से 4D सीरीज आने में साइज बढ़ता है तो आई क्या हो जाएगी, आई आपके सामने कम हो जाएगी, लेकिन सर 4D 5D जाने में साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है तो आई कंपेरेटिवली बढ़ जाएगी। तो आई का अगर मैं ट्रेंड बताऊं, है ना, along the पीरियड अगर मैं बात करूं, along the पीरियड क्या होता है, आपके सामने जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, along the पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर मैं बात करूं आपके सामने डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप में क्या होगा बताओ जरा। डाउन द ग्रुप में जब आप कहाँ आओगे, डाउन द ग्रुप में जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ आओगे तब क्या होगा, तब तो आपके सामने जो साइज है वो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, मतलब आई क्या हो जाएगी, आई कम हो जाएगी। लेकिन यही फैक्टर जब आप कहाँ लगाओगे, यही फैक्टर जब आप 4D से 5D आने में लगाओगे तब आपको पता है कि सर साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, है ना, या ये कह लो कि कम ही हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, तो आई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप ऐसे आई कम होनी चाहिए थी, बट ये जो एफ ऑर्बिटल साइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ट्रेंड रहा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे लिख लो पहले किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या वेरिएशन होता है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड यूजुअली इंक्रीज होगी, है ना, आई इंक्रीज होती है, हाँ यही होता है, और थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। चलो अप्लाई करें इन फैक्टर्स को, आ जाओ करवाओ सर, अप्लाई करवाओ। देखो अगर हम इन्हें अप्लाई करते हैं किस पे, क्रोमियम पे, और किस पे करें, मैंगनीज पे। देखो क्रोमियम है, ये मैंगनीज है। मैं यहाँ पे इनकी बात किसकी कर रहा हूँ, मैं पहले बात कर रहा हूँ इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आई बताओ किसकी ज्यादा होगी, पहले इनका आप क्या लिख लो, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख लो। इसका एटॉमिक नंबर 24 यानी कि 4s1 3d5 हाफ फील्ड वाला, और इसका क्या 4s2 3d5। अब देखो दोनों के पास क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिगुरेशन है कि नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलता है, एस से। तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ भाई एस में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बट एक ही है, एक अनपेयर्ड है। तो पेयरिंग वाले में मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड है ना, एक दूसरे से पेयर्ड है, तो वहां पे उनको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। डी ऑर्बिटल वो नहीं देखोगे, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जो सबसेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, तो फोर्थ सेल ज्यादा होगा 3 के कंपैरिजन में न्यूक्लियस से दूर, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 से निकालोगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी, तो ये आ जाएगा। अब मैं आई सेकंड की बात करूं अगर, है ना, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड मतलब अब आपको क्या बन गया ये, अब आपके सामने ये बन गया क्रोमियम +1, यानी कि अब क्या हो गई कन्फिगुरेशन 4s0 3d5,
और यहाँ क्या कन्फिग्रेशन बन गई Mn प्लस, तो ये क्या हो गया 4s1 और 3d5। अब बताओ कहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देखो यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है खींच लाओगे, यहाँ d में से जाएगा और d में 5 ऑर्बिटल है, पांचों में एक है, मतलब सिमेट्री है, वहां पे स्टेबिलिटी है, तो वो सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, है ना। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स की सिमेट्री तो आपका होगा सर यहाँ पे भी है, बट वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, और यहाँ पे किस वजह से, यहाँ पे वो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो होगा क्या, आपको कंपेरेटिवली ज्यादा एनर्जी यहाँ देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो Cr प्लस की ज्यादा, मतलब Cr की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, फर्स्ट कम होगी। आप थर्ड अप्लाई करके देखें, थर्ड पे अप्लाई करके देखते हैं। चलो जब आप थर्ड पे अप्लाई करोगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है Cr2 प्लस से और Mn2 प्लस से। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 4s0 3d4 और ये क्या हो गया 4s0 3d5। अब d में यहाँ क्या है, कोई सिमेट्री नहीं है, खींच लाओ इलेक्ट्रॉन जितने खींचने हैं, 1 2 3 और 4, बट यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास अब सिमेट्री है। तो सिमेट्री होने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी, और हमें पता भी है फुल फील्ड और हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, तो यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आई थर्ड इसकी हो जाएगी। तो एक आई पे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते इसकी ज्यादा इसकी कम, डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है। तो अलग अलग आयंस के केस में आयनाइजेशन एनर्जी देखो कितना वेरिएशन आ गया, किस किस, केवल हमने बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फैक्टर लगाया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज, पेनिट्रेशन तो कहीं लगाया ही नहीं, है ना। केवल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से फैक्टर से समझा दिया। तो देखो कन्फिग्रेशन आना कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर कोई चीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठी है ना, मतलब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो अब वो और लूज नहीं कर सकती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो अच्छी आपके सामने क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके अब और लूज नहीं कर सकता, गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, उसको भी देखेंगे बाद में, अभी इसको नोट कर लो। चलो आज हमने क्या क्या फैक्टर्स देख लिए, मतलब हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी। हमने पहले एटॉमिक रेडियाई देखी, ठीक है, उसमें ट्रेंड देखा, फिर हमने आयनिक रेडियाई देखी, और उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी। तो अब आपका काम ये है कि इन तीन से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट और जो भी प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, है ना। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।